Okay, once again, very good afternoon, dear students. This is our last block of Begla 135, that is block 4. जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको शायद इससे पहले भी कहा है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका मैं रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, तो फिर यूट्यूब की चैनल, जो मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ. मे बी जिसने लास्ट क्लास से अटेंड नहीं किए होंगे दे कैन वॉच देयर. जो आपने को मैंने कहा है उसका नाम है डियर स्टूडेंट सलीम सर. शायद मैंने आपको इससे पहले भी एक दो बार वो शेयर भी की थी आपके साथ लिंक, तो यू कैन ज्वाइन देयर. हाँ, यू कैन, बट प्लीज़ आल्सो राइट योर कमेंट्स. अगर आपको कोई कमेंट होगा, कोई फीडबैक होगा, तो आप वो भी लिख सकेंगे वहाँ. अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फिर से वही बेगला. अब इसका मेन जो हेडिंग है वो है बर्निंग इश्यूज़. हमारे क्या मतलब जो आजकल बर्निंग इश्यूज़ हैं जो रोज़मर्रा हमारे ज़िंदगी में होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है. बर्निंग इशू में सबसे पहले है, आपको मालूम है सब आज का जो होता है वो है सोशल इंजस्टिस. सोसाइटी में इंजस्टिस होता है. वो अगर हम घर से लेके बराबर हुकूमत तक हर जगह होता है. घर में होता है, नेबरहुड में होता है, सोसाइटी में होता है, मार्केट में होता है, स्कूल्स में होता है. यानी कि इंजस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रीजन, रिलीजन होता है या नहीं होता है? हेलो. होता है. मगर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आजकल तो लगभग लिटरेसी मुझे लग रहा है मोर देन 70% है. यानी कि लिटरेट होके भी अगर हम इंजस्टिस करेंगे तो वो ठीक नहीं है. क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि एजुकेशन का माने होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि हमें में मॉडिफिकेशन आनी चाहिए. हम इंसान हैं तो इंसान को इंसान की तरफ रहना चाहिए. अगर हम फिर भी गलत करेंगे, फिर भी इंजस्टिस करेंगे, तो हम इंसान कहने के लायक नहीं है. तो वही हमारा मेन यहाँ टॉपिक है. अब इसने यहाँ पैसेज एक दिया है, तो हम वो पैसेज पढ़ नहीं सकेंगे. यू कैन गो थ्रू दैट पैसेज. अब हम अभी देखेंगे क्या क्या है. और है मेक पीस नॉट वार. आप सब इसके मतलब इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? हेलो. यानी कि अमन होना चाहिए, जंग नहीं, है ना. मतलब क्योंकि अमन तो अमन है, हर कोई चाहता है. क्योंकि परेशानी होती है जंग से, उससे कुछ हासिल नहीं होता है. इसी तरह और एक यूनिट में हमें पढ़ा है यंग लीडर्स के बारे में. क्योंकि आपको मालूम है कि कौम को अगर चलाने वाला होता है तो वो कौम का लीडर पर डिपेंडेंट है कि वो लीडर कैसे होगा. इसी तरह है डूइंग अवे विथ एग्ज़ाम्स. ये इम्पॉर्टेंट है फॉर यू, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका. क्योंकि ये इसका कहने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए. आपको क्या लगता है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए. होने चाहिए. होने चाहिए. चलो, मगर मेरे कहने का मतलब ये यहाँ है कि जो आजकल के एग्ज़ाम होते हैं वो हम ये कहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम होने चाहिए वैसे नहीं होते हैं. यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि बहुत जगह फेवरेटिज्म होता है. बहुत जगह आपने देखा होगा कि जब आप पेपर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. हाँ हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्जाम्स. हाँ मत है, वही वही मैं कह रहा हूँ. ट्रांसपेरेंसी नहीं है. आपने ये भी देखा होगा कि जो पेपर आप ठीक करते हो इस पेपर में कम मार्क्स आते हैं. जिस पेपर में आपको लगता है कि फेल होने का खतरा है तो उसमें अच्छे मार्क्स होते हैं. तो ये तो सीधी सी बात है. ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे मेरे बेटे ने कहा है कि नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, यही दिखा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो इसीलिए मतलब ये तो आप वो ये लिख सकेंगे वहाँ कि क्या क्या इसका फॉल्ट है. यू कैन राइट दिया. तो यही इसको कहना है. आपको शायद स्लाइड नज़र नहीं आ रही है, मत आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही है. एक सेकंड आई विल शेयर. अब आ गई
स्लाइड नजर आ रही है? नो सर. नो सर. ये भी नहीं. I think that now it is visible. Is it visible? यस सर. हाँ ओके. यस सर. हाँ यानी कि अब हमें यही 4 इश्यूज पढ़ने हैं 4 यूनिट्स में, और थोड़ा ग्रामर भी है, तो वो भी हम देखेंगे क्या है ग्रामर क्या नहीं है. एक सेकंड, आप मैं इसको ऐसे मूव करूँगा क्योंकि आपको थोड़ा फिर समझ में आएगा. हाँ, तो मैंने आपको कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ है इसमें. पहले है ऑब्जेक्टिव, फिर है वार्म अप, फिर है वंस अगेन पहले यूनिट में रीडिंग कंप्रेशन, यानी कि रीडिंग कंप्रेशन में आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि हमने पेपर में भी पढ़ा है, वहाँ वो पैसेज देते हैं, पैसेज का आपको आंसर देना है. यहाँ इसने रीडिंग में एक पैसेज दिया है, तो यू कैन गिव आंसर ऑफ दैट. इसी तरह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वोकैबुलरी आपको वर्ड पावर कैसे होगा. ये पॉसिबल नहीं है कि आप डिक्शनरी उठाएंगे और याद करने बैठेंगे, नहीं. आपको यही जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, तो उतनी आपकी वर्ड पावर भी होगा. तो इसीलिए यहाँ इसने वर्ड पावर भी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मानी याद दिखाया है. और ग्रामर में हमें यहाँ बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. 2+ वर्ब, 2+ वर्ब को आपको याद रखना है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं. क्या कहते हैं? हेलो. यानी कि जब 2+ वर्ब होगा तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, वही. या तो बहुत आसान है. इसी तरह राइटिंग में है न्यूज़पेपर रिपोर्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको मालूम है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, आपने देखा होगा जीके या कोई कश्मीर टाइम्स या और कोई पेपर, वहाँ कैसे होता है रिपोर्ट, आपने पढ़ा होगा. अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ भी. वहाँ मतलब पहले हेडिंग होती है, हेडिंग आपने देखा होगा, वो बोल्ड होती है. उसके बाद सब हेडिंग होती है, वो थोड़ा उससे मतलब उसका जो साइज़ होता है वो उससे थोड़ा कम होता है, या उसकी बोल्डनेस उससे कम होती है. मिसाल के अगर आपने देखा होगा, में भी लिखा हुआ होगा ए हॉरिबल एक्सीडेंट, खूब ज़्यादा हादसा, फिर वहाँ लिखा हुआ होगा मिसाल के लिए 5 इंजर्ड, अल्लाह ताला बचाए, 1 डाइड. वो थोड़ा उससे मतलब उतना बोल्ड नहीं होता, उसका फॉन्ट साइज़ कम होता है. उसी तरह ये रिपोर्ट का मतलब एक फॉर्मेट होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मेट का ख्याल रखना चाहिए. आपको देखना है कि कैसे लिखते हैं. फिर आप अगर गलत ही लिखेंगे थोड़ा मार्क्स मिल सकेंगे, अगर आप अच्छा भी लिखेंगे, अगर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलता है. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट में आपको पहले लिखना है हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द प्लेस, किस जगह हुआ है. मिसाल के लिए श्रीनगर, मिसाल के लिए और कोई जगह, पुलवामा, अनंतनाग, और कोई जगह जिस जगह हुआ होगा. उसके बाद आपको डेट लिखना है, तो डेट में आपको ईयर कंपलसरी नहीं लिखना हुआ है. मिसाल के लिए टुडे इज़ 25 सितंबर, आपको ये लिखना है 2020, कंपलसरी नहीं लिखना है. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ. इसी तरह फिर से है लिसनिंग कंप्रेशन. लिसनिंग कंप्रेशन में मतलब यही आपको मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट द होल्ड अपॉन द लैंग्वेज, here upon the English language, what you have to do, you have to listen more and more. You have to listen the news, you have to watch the movies, English movies, but not the, I can say, the wrong ones. Please watch the movies moral, very good, which have good moral. Take that under consideration. There are so many movies which have good moral. Watch those movies. That is with the help of that you will be able to speak. You will be able to speak fluently. As I have already told you that you can take the example of the boatmen of the Jhelum, the boatmen of the Dal. They speak English fluently. Or the horsemen of the Pahalgam, even though they doesn't know ABC. Because I already told you that we humans, we get the language according to environment. The more you make the practice, the more you will get the hold upon any language. For example, upon the Kashmiri, anybody of you joined any institution for learning the Kashmiri? No sir. Or so many among you are speaking Urdu. Your family members have given you the opportunity to speak in Urdu.
So in short, I want to say you that if you want to get hold upon any language, make the practice of that language, because actually language is caught but not taught. What I will teach you, it is not. It has now become the custom in these days that 16 days English speaking course, but it is not possible that a person will understand any language within 16 days. It is impossible. What you have to do, you have to practice. That is what I want to say here. That is, you have to listen. That is another. I told you that pronunciation. In pronunciation, I told you that we write the words in one way and we speak the words in another way, because I already told you that for writing and reading we use letters of alphabets, while as for speaking and listening we use sounds. तो मैंने आपको कहा है, अगर टाइम थोड़ा शायद एक बच्ची ने ज्वाइन किया था उस दिन, आपको मैंने कहा थोड़ा उस दिन डिले हुआ था, फिर आप लोगों ने भी फ़ोन नहीं किया तो न फिर किसी ने ज्वाइन किया, फिर एक बेटी ने शायद ज्वाइन, वो इस वक्त ग्रुप में है जिसने ज्वाइन किया था। यस सर। हाँ, फिर मैंने फिर मैंने इसको थोड़ा पढ़ाया था साउंड्स के बारे में, तो पूरी तरह मैंने उसको नहीं पढ़ाया। मैंने कहा क्योंकि आप अकेली हो तो ये ठीक नहीं होता है, तो फिर भी थोड़ा मैंने उसको पढ़ाया। तो उसके लिए भी आपको मैं अलग से, अगर फिर उन्होंने टाइम दिया है, दूसरा जो पेपर है अगर उसको पढ़ाने में उन्होंने टाइम दिया है, मुझे ही रखा है, तो उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसमें पूरी तरीके से जो हम यहाँ पढ़ नहीं सके तो वहाँ उस वक्त हम साउंड्स पूरी तरीके से पढ़ सकेंगे। अगर फिर भी आप मैंने आपको बार बार यही कहा है, मेरी जो चैनल है मैंने वहाँ कश्मीरी में पढ़ाया है ये साउंड्स, आप देखो वहाँ कश्मीरी में मैंने वहाँ पढ़ा है। स्पीकिंग एक प्ले लिस्ट है वहाँ, इसी तरह ग्रामर का एक प्ले लिस्ट है, इंग्लिश ग्रामर इन कश्मीरी में मैंने वहाँ पढ़ाया है, क्योंकि मेरा गोल यही था कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ है आप, अब हम यहाँ देखेंगे क्या क्या है। हाँ, रीडिंग कॉम्पिटिशन जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यहाँ ठाकुर व्याल, ये प्रेमचंद ने लिखा है, तो आप ये खुद पढ़ सकेंगे। तो इसके बाद इसके क्वेश्चंस हो गए एंड पर, तो मैंने उसके लिए आपको पहले ही कहा है कि क्या करना होता है, पहले क्वेश्चंस को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप इतना बड़ा पढ़ेंगे फिर आपको ये याद नहीं रहेगा, तो फिर इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। इट इज़ बेटर दैट आप पहले क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, उससे क्या होगा आप डायरेक्टली फिर वहाँ पढ़ेगा में ढूंढेंगे कि हमें किस किस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आप उसी पर स्ट्रेस देंगे। समझ आ रहा है? बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये मतलब ये ज़रूर होता है कंप्रेशन, वहाँ आपने अभी पेपर में भी देखा है। हाँ, अब वोकैबुलरी मैंने इसका कहा है कि सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग। हाँ, ये आपको याद रखना है। आपको मालूम है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक ही वर्ड होता है तो उसका मुख्तलिफ मानी होता है। जैसे मैंने आपको कहा हियर माने सुनना, हियर माने बाल, हियर माने खरगोश, तो वो आपको मतलब याद होनी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसने यहाँ भी कुछ वर्ड्स रखे हैं, मे भी अगर आप देख सकेंगे कि बेसिक वर्ड आप या गूगल में भी देख सकेंगे सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, या कोई सी डिक्शनरी में भी, तो थोड़ा उन पर नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि मे भी ये भी एग्ज़ाम में पूछेंगे। क्योंकि जैसे उसने वहाँ पूछा था इससे पहले पेपर में कि वो क्या कहते हैं साइलेंट वर्ड्स, में भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो सेम वर्ड्स हैं उनका डिफरेंट मीनिंग। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। ये हाँ, जो मैंने आपको पहले ही कहा है टू प्लस वर्ब, मैंने कहा है कि टू प्लस वर्ब को हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। ये यही लिखा है उसने कि द अंडरलाइन्ड वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। ये आपको मैंने पहले कहा, दे यूजुअली फॉलो वर्ब्स सच एज रिफ्यूज़, ज़्यादातर उनके साथ ये वर्ब्स होते हैं। रिफ्यूज़ होता है यानी कि टू रिफ्यूज़, टू होप, टू आर्ग्यू, टू लर्न, ज़्यादातर एंड सो ऑन। और बाकी वर्ड्स भी हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, इसी तरह जैसे आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि मे बी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मे बी क्या ये ज़रूर होगा। लास्ट पर उसने नहीं पूछा है लास्ट पेपर में, इस वक्त तो हो सकता है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्या करना है। मैंने कहा पहले आपको हेडिंग लिखनी है। जैसे इसने लिखा है डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नो प्लेस इन डेमोक्रेसीज, पहले आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग थोड़ा बोल्ड होना चाहिए या उसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपको मैंने कहा है आप सब हेडिंग भी लिख सकेंगे, मगर सब हेडिंग
इज़ नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है, यू कैन राइट। हाँ, और इसके बाद मैंने कहा कि नेम ऑफ द प्लेस, और अगर आपको मतलब न्यूज़पेपर में देने हैं तो उस वक्त आप डेट भी लिख सकेंगे। तो मैंने इससे पहले ही कहा आपको कि ईयर का लिखना ज़रूरी नहीं है, समझ आ रहा है। जैसे आप यू कैन सी इन द पेपर आल्सो, आप मिसाल के लिए यहाँ उसने लिखा है अगस्त 28 1963, मगर मैंने आपको पहले ही कहा है कि यानी कि ईयर का लिखना ज़रूरी नहीं है। अब इसने ये स्पीच, हाँ ये अलग है, ये लिसनिंग है, ये स्पीच है। ये मार्टिन लूथर किंग एक आई के से दैट ही वाज ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी इन यूएसए। ये एक इनकलाबी पसंद एक आदमी था यूएसए में। तो उसने एक बार एक स्पीच दिया था, जिस स्पीच का नाम ही है आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है। तो उसमें ये क्या कह रहा है, आपने सुना भी बात होगा कि यूएसए में, अमेरिका में, वहाँ डिफरेंस की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वहाँ आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, वहाँ बहुत सारे लोग वो गोरे गोरे जैसे होते हैं, वो सफ़ेद लोग होते हैं, मगर कुछ लोग वहाँ जो बाहर से आए थे, वहाँ अफ्रीकनज आए हैं जिनको निग्रोज कहते हैं, उनका कलर क्या कहते हैं, ब्लैक है, मगर ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे आर ट्रीटेड लेस देन एनिमल्स, यानी कि उनके साथ एनिमल जैसा बर्ताव किया जा रहा है वहाँ। तो इसने अब यही लिखा है, अपना एक स्पीच दिया है मार्टिन लूथर किंग ने। तो उस स्पीच का नाम ही है आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, कि सपना उसका यही था कि एक दिन ये जो बोथ ब्लैक एंड वाइट लोग हैं ये मिल के काम करेंगे, ये आप मतलब एक दिन एक होगी, समझ आ रहा है। यस सर। तो ये में भी वो मत पूछेंगे। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 100% इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ये पूछेंगे, ज़रूर ये पूछेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि क्या कहते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया है थोड़ा साउंड्स, फिर से पढ़ाऊँगा जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। अगर हमारा लास्ट आज लेक्चर है, फिर भी मैंने आपको कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस वक्त आपको पढ़ाऊँगा। और अगर उन्होंने दूसरा मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी दी है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इंग्लिश का, तो उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो फिर भी मैं आपको यहाँ का जो हमारा पोर्शन है प्रोनाउंसिएशन का, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सुनो मेरी बात सुनो, ये बहुत आसान है, क्योंकि ये मतलब इजी, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनके हम कहते हैं कि वो मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। सुनो क्या होता है, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वो जो फार्म्स होते हैं सेकंड फार्म और थर्ड फार्म, ईडी जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उस ईडी का हर हमेशा ईडी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, उसकी कभी कभी टी प्रोनाउंसिएशन हम निकालते हैं, कभी कभी ड निकालते हैं, कभी कभी इड निकालते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया क्या, मैंने क्या कहा? हर हमेशा यस नहीं कहना चाहिए, कभी कभी नो भी कहो। हाँ मैंने क्या कहा? बोला कभी कभी एडी ही नहीं आता, उसके अलग साउंड भी आता है। मैंने कहा कि जो जब हम ईडी इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, वर्ब की फार्म लिखने के लिए सेकंड और थर्ड फार्म, मिसाल के लिए प्ले प्लेड प्लेड, मिसाल के लिए होप होपर होपर, जब हम ये लिखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन ईडी का हर हमेशा ईडी नहीं होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ड यानी कि डी, ट यानी कि टी, या इड आई डी इड, ये तीन उसके प्रोनाउंसिएशन होती हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। किसी को डाउट मत हुआ? देखो आप इड कैसे, इड आफ्टर कॉन्सोनेंट्स, मेरी बात सुनो, यानी कि जब उसके लास्ट पर, मेरी बात सुनो, ये कहता है इड, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन इड निकलती है। कब निकलती है? जब उसके आफ्टर वर्ड होगा, उसके वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। समझ आया नहीं? यस सर। पहले एक सेकंड। नहीं सर, नहीं सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा कि थोड़ा अगर हम उस पर जाएंगे तो मतलब फिर हमें वो साउंड सब 44 पढ़ने हैं। शायद मैंने उस बेटी को उस वक्त दिखाए थे, एक सेकंड, शायद मैंने उसको दिखाए थे। तो जो वो 44 साउंड हैं, मेरी बात सुनो, जो 44 साउंड हैं उनमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं
उसमें 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वावल्स हैं। 24 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट और 20 वावल्स हैं। जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स के भी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं वॉइसलेस, दूसरे को हम कहते हैं वॉइसर। वॉइसलेस और वॉइसर, समझ आ रहा है या नहीं? नहीं सर नहीं। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो एक बात करेंगे, अब जब मैं आपको ये साउंड्स पढ़ाऊंगा तो उस वक्त में आपको मैं कहूँगा कि ये वॉइसर क्या होता है, वॉइसर क्या। अगर मैं आपको इस वक्त कहूँगा तो फिर से आपको परेशानी होगी। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा हिंट दूंगा, ट्रिक से सिखाऊंगा। सुनो मेरी बात साहब, सुनो। यानी कि टी की आवाज़ उसकी कब निकलती है, यानी कि ईडी के बदले आप टो कब लिखेंगे, टी कब लिखेंगे। पहले मैं आपको यही कहूँगा, ईडी के बदले आप टी कब लिखेंगे, या आप ईडी की आवाज़ कब टो निकालेंगे। समझ आया ये? Yes, sir. क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल तो है। कब निकालेंगे? वेरी गुड। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको ईडी होगा, ईडी के बदले आप टी कब लिखेंगे या उसकी आप साउंड टो कब निकालेंगे। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं उसे सेकंड में लिखा है, फिर यहाँ ये टी जैसे लिखा है ना, ये टी, फिर उसको ऐसे यहाँ से स्लैंट लाइन में रखा है, लिखा है आफ्टर कॉन्सोनेंट्स। अब मेरी बात सुनो, जो ये पी है इसको हम प कहते हैं, साउंड में प हम इसको कहते हैं, प, को, टो, शो, फो, सो, शो। यह आपको मैं वहां पढ़ाऊंगा, मगर आप समझ नहीं आ टीएफ रहा। को क्या पढ़ेंगे? मैं कह रहा हूँ ये टीएफ आपको, जो लिखा है उसको, हाँ हाँ, ये जो इसमें टीएफ लिखा है उसको क्या पढ़ेंगे? टो 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 टो, इसको टो कहते हैं हम, साउंड में हम इसको टो कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसी वक्त पढ़ाऊंगा। आप मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है, यानी कि जो यहाँ इसने लिखा ना, ये पी के टी और ये एफ जैसे, इसको हम चो कहते हैं, और ये एफ ये एस। अब इंशाअल्लाह आप याद रखो, जब ये जो इसने यहाँ से रखे हैं, यानी कि पी टी एफ एस, अगर ये ईडी से पहले होगी, अगर ये ईडी से पहले होगी तो इस वक्त आपको टी लिखना है। इस वक्त आपको ईडी के बदले टी लिखना है। समझ आया थोड़ा या नहीं? यस सर, थोड़ा सा समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, अब अगर थोड़ा ही आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब ईडी से पहले पी होगा, के होगा, जो अब आपको इस वक्त नहीं समझ आएगा, एफ होगा, एस होगा, तो इस वक्त आपको ईडी के बदले टी लिखना है। समझ में आया नहीं? हाँ सर, आया समझ। कम ज्यादा। और डी कब लिखना है, यानी कि ईडी के बदले। अब याद रखो, जब बाकी होगी, यानी कि इनके बगैर, मिसाल के लिए बो है, यानी कि बी, मिसाल के लिए गो है, मिसाल के लिए जी, यानी कि जब बाकी होगी तो उस वक्त आप उसके बदले डी लिखेंगे। थोड़ा समझ में आया नहीं? तो किसके बदले डी लिखेंगे? ईडी के बदले, ईडी के बदले। यानी कि ईडी के बदले मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली डी को हम यहाँ डो कहते हैं, साउंड्स में हम डी को डो कहते हैं। अब आपको समझ में ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ईडी के बदले आप डी लिखेंगे, वरना तो हम इसको हम डो कहते हैं। समझ में आया थोड़ा? अगर अब ईडी से पहले टी या डी होगा, अगर ईडी से पहले टी या डी होगा, इस वक्त इर लिखना है ईडी के बदले। अब मैंने पहले वो दो पढ़ाए, अब मैंने पहला वाला पढ़ाया। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं? सर आपने क्या बोला, समझ नहीं आया अभी वाला। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ईडी से पहले, अगर ईडी से पहले पी के एफ एस
और हम चोर शो वो आपको इस वक्त समझ नहीं आएगा। अगर ये होगा तो इस वक्त हम उन ईडी के बदले टी लिखेंगे। अगर ओके सर। बाकी होगा और कोई तो उस वक्त ईडी के बदले डी। अगर आप ईडी से पहले टी या डी होगा, मिसाल के यहाँ है वांट WANT, यहाँ है ना WANTED वांटेड, ईडी से पहले है ना टी। इस ईडी के बदले हमें इड लिखना है, ID, जो यहाँ इसने लिखा है पहले या ID, फिर ये 2 स्लैश रखे। समझ आ रहा है नहीं? इसलिए चीट, ईडी से पहले टी है ना, इसीलिए हेड ईडी से पहले टी, इसी तरह लिफ्ट ईडी से पहले टी। समझ आया नहीं? यस सर। हाँ, अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, मैं कहूँगा। अब है यूनिट नंबर 2, मेक पीस इन आर वार, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। अब उसने यहाँ एक पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ में यही दिखा रहा है कि अमन होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। तो आपको वो ये वहाँ भी पूछ सकेंगे। अब इसने रीडिंग कंप्रेशन के लिए यहाँ डेयरी, जो हम डेयरी लिखते हैं, डेयरी, हाँ वानी, डेयरी से थोड़ा एक्सट्रैक्ट निकाले हैं। आप में कोई डेयरी बनाता है? अपनी जिंदगी के बारे में आप में कोई लिखता है? मगर लिखना तो चाहिए। अगर गलत ही लिखेंगे, मगर आदत डालना चाहिए कि जब आप सुबह उठेंगे, सुबह से शाम तक आप जो काम करेंगे वो आपको पेन डाउन करना चाहिए। यहाँ एक लड़की होती है, उसका नाम होता है एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक ने अपने बारे में क्या लिखा है? ये एक जीविश लड़की होती है, जीव होती है। आपको मालूम है कि हिटलर ने जीव के साथ क्या किया था, उसने उनको कैसे किल किया था? ये तो सीधी सी बात है। फिर बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने आप को मतलब वो हाइड आउट्स में बैठ गए, छुपा के रखा था अपने आप को। जो ये एनी फ्रैंक होती है, उनकी फैमिली ने भी वही किया। तो जो उनके साथ वहाँ हुआ था, तो उसने उसको अपनी डायरी में लिख के रखा था। समझ आ रहा है? तो वही इसने यहाँ लिखा है। मगर मैं भी कल वो एग्ज़ाम में आपको कहेंगे, राइट ए इंसिडेंट अबाउट योर लाइफ विच हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ एज वी राइट इन द डायरी। जैसे हम डायरी में लिखते हैं, वैसे ही आप कोई अपनी ज़िंदगी का इंसिडेंट लिखो। या वो कहेंगे ऐसे भी, व्हेन यू हैव पास्ड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, what feelings you feel at that time, write that in your diary. How you will write, how you will depict that in your diary. इस डायरी का में लिखने का भी एक तरीका होता है। इन शॉर्ट में आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फिर आप क्या लिखेंगे वो अलग बात है। जैसे पहले कहते थे ना कि जब आप अगर आप लेटर लिखेंगे, पहले मतलब वो टू फिर कामा। आजकल वो ऐसे नहीं लिखते हैं, आजकल तो मतलब और कोई फॉर्मेट है। मगर पहले कहते हैं ना, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऐसे, फिर वही, फिर इसके मार्क्स मिलते हैं। समझ आ रहा है? हेलो? यानी कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्या फिर अगर आप गलत ही अंदर लिखेंगे वो अलग बात है। जैसे कि उस लेटर में अगर आप हेडिंग ठीक लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एस्टीम्ड सर, फिर नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स ओबेडिएंटली, तो थोड़ा कहते हैं कि उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो फिर आप अंदर से क्या भी लिखेंगे, इसी यानी कि मेरे कहने का इन शॉर्ट यही मकसद है कि फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट का आपको यहाँ भी ख्याल रखना है। पहले आपको डे लिखना है, जैसे उसने वेडनेसडे लिखा है, फिर डेट, फिर ईयर। फिर आप किसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे इसने लिखा है डियर किटी, तो फिर उसने स्टार्ट किया है। तो इसके बाद आपको मतलब जिसके बारे में आपके लिखेंगे, कि मिसाल के लिए यहाँ अपना नाम यूवर्स, इसका नाम था एनी, उसने लिखा है एनी। समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि इस पर भी वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे, राइट ए एपिसोड विच हैज हैपेंड इन योर लाइफ, दैट हाउ यू विल डिपिक्ट दैट इन ए डायरी।
अब ग्रामर में एडजेक्टिव, ये मैंने आपको एडजेक्टिव इससे पहले भी पढ़ाया है। इन शॉर्ट मैंने आपको उस वक्त कहा था कि एडजेक्टिव इज़ दैट विच क्वालिफाइज टू द नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय। गुड ने किसको क्वालिफाई किया है? भाई को। ही इज़ ए बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यानी कि एडजेक्टिव को हम सिफत कहते हैं इन शॉर्ट। इसमें किसी की अच्छाई या किसी की बुराई होती है। समझ आ रहा है? Yes, इसके sir. बाद उसने दूसरा और एक ये क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट यहाँ से लिया है, डेयरी से लिया है। देखो इसी यानी कि फॉर्मेट में, फॉर्मेट का ख्याल रखना है। बाकी आप अंदर से क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो अलग है। यानी कि पहले आपको डे लिखना है संडे, इसके बाद आपको मंथ लिखना है अप्रैल, इसके बाद डेट, इसके बाद ईयर। समझ आ रहा है? इसी तरह यहाँ से भी फिर लिखा है। बहुत सारे इसने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं डेयरी के। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त इस साल आपको ज़रूर इस पर क्वेश्चन होगा। अब लिसनिंग है। लिसनिंग में आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप ये कहता है इमेजिनिंग सॉन्ग्स बाय जॉन लेनन, यानी कि जॉन लेनन ने जो सॉन्ग्स गाए हैं आपको वो सुनने हैं। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आपको लिसनिंग पर होल्ड रखना है या स्पीकिंग पर, उसके लिए आपको सुनना है और ज़्यादा आपको स्पीकिंग करनी है। समझ आ रहा है? Yes, sir. 2 मिनट। हाँ, आफ्टर दैट यूनिट नंबर 3 में है यंग लीडर्स, यानी कि जो लीडर होंगे वो तो मतलब पहले तो जवान ही होते हैं, फिर होते हैं, मगर लीडर तो जवान ही होना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ उसने लिखा है। अब हम देखेंगे उसके बारे में क्या लिखा है। रीडिंग कंपल्शन ऑन द वे टू प्रोपेटर, तो ये उसने और एक क्या कहते हैं ये पैसेज लिया है। तो यू कैन गो थ्रू दिस। फिर आप इसके क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, मगर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको पैसेज से नहीं लिखना है, थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये मैंने आपको कहा है कि ये वर्ड्स वोकैबुलरी कैसे आपको काम आएगा, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगी। हाँ, लिसनिंग स्पीच ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, यानी कि जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पीच कैसे आप करेंगे। स्पीकिंग स्पीच लीडर, हाँ ग्रामर में उसने क्या रखा है। हाँ, जो मैंने आपको पहले ही कहा है ग्रामर का दूसरा पोर्शन वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यह भी पॉसिबल नहीं है कि इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट कर सकूँगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो उसके लिए भी मैं या एडिशनल कोई आपको क्लास दूंगा, या मैं वही जो मैंने आपको इससे पहले कहा, अगर उन्होंने दूसरा जो आपके इंग्लिश होगा, तो अगर उन्होंने ये क्या फिर से अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, तो मैं आपको उस वक्त पढ़ाऊँगा। मगर जिनका नहीं भी होगा दूसरा इंग्लिश, वो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो सीखेंगे, क्योंकि ग्रामर वन एंड द सेम होता है हर जगह। तो उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसी तरह है राइटिंग ए बायोग्राफिकल प्रोफाइल। देखो ये भी वो पूछ सकेंगे वहाँ। वो कहेंगे आपको जैसे पैराग्राफ ऐसे में राइट ऐसे और पैराग्राफ अपॉन नेल्सन मंडेला आपको, या कभी कभी वो मिसाल के लिए जैसे उसने यहाँ दिया है वो कुछ बायोडाटा आपको देंगे, तो फिर उसी डेटा पर आपको किसी के बारे में लिखना होगा। मिसाल के लिए इसने यहाँ नेल्सन मंडेल के बारे में लिखा है। मिसाल के लिए नेम नेल्सन आर मंडेल, बारन का बॉय, फादर, एजुकेशन, पॉलिटिकल स्ट्रगल। फिर आपको ये जो ये उसने दिया है आपको उसको पैराग्राफ शक्ल में लिखना है, आएगा यानी कि मिलाना है। मिसाल उसने लिखा है फरवरी, यहाँ लिखा है रिलीज, यहाँ लिखा है फरवरी 19, आपको लिखना है ही हैज़ बीन रिलीज इन फरवरी 9/11 1999। समझ आएगा या नहीं? जी। हाँ, फिर से वही प्रोनाउंसिएशन वाला। तो मैंने कहा है आपको ये साउंड इसमें कि हम वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यानी कि जो आपको मैंने यानी कि हम कैसे पढ़ते हैं, जो आपको मैंने पहले बार भी कहा है कि जो हम लिखते हैं वो हम नहीं पढ़ते हैं। अब इसने यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको शुरू कहा है कि जो हम बात करते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम पार्ट्स ऑफ, मिसाल के नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, यानी कि कभी कभी एक ही वर्ड हम इसके अलग अलग, मिसाल के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बनाते हैं। मिसाल के लिए बिटरनेस, बिटरनेस है खुद नाउन,
इसका एडजेक्टिव है बिटर, इसका एडवर्ब है बिटरली। ये आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। तो ये मतलब इसका कोई ज़्यादा अगर हम देखेंगे कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, ये आपको याद करने हैं। जैसे कि हमने वो फार्म्स मैंने आपको कहा है कि वहाँ भी ज़्यादा पर्टिकुलर है, ज़्यादा हम ईडी इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी कभी एक्सेप्शनल्स में और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं। आप हैं डूइंग अवे विथ एग्जाम्स में, ने आपको जो पहले ही कहा कि एग्जाम्स में हमें क्या करना चाहिए, ये उसका इसके लिए उसने पैराग्राफ एक यहाँ लिया हुआ होगा। रीडिंग कंप्रेशन, डूइंग अवे विथ एग्जाम्स। डियर पापा, कोई अपने पापा को लिख रहे, पापा जी मैंने तो मतलब एग्ज़ाम में अपनी तरफ से ठीक किया है, मगर वहाँ मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप मतलब ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसे भी कोई पैराग्राफ वो पूछ ही सकेंगे, या मे बी वो आपको कॉल करेंगे राइट ए पैसेज, राइट ए पैराग्राफ अपॉन दिस, आप एक पैराग्राफ इस पर लिखो कि एग्ज़ाम क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। जो आज का एग्ज़ाम सिस्टम है, आपको इसमें क्या खामियां लगते हैं, वो खामियां हम कैसे ख़त्म करेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। आप है स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपको मैंने कहा है मिसाल के ये डायलॉग, जैसे वहाँ हमने देखा था पेपर में भी, यहाँ है राहुल और डॉक्टर मैथ्यू, तो आपको मैंने उसने कहा है गुड मॉर्निंग, जैसे यहाँ देखे ना, इसी तरह आपको डायलॉग देना है। राहुल, इसके बाद दे 2 डॉट, इसके बाद गुड मॉर्निंग सर, इसके बाद डॉक्टर मैथ्यू कहेगा गुड मॉर्निंग राहुल, सिट डाउन। इसी तरह आपको ये लिखना होता है। हाँ राहिल, इसी तरह आपको ये लिखना होता है, क्या कहते हैं, डायलॉग को। अब है ग्रामर। ग्रामर में मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि क्लास, मैंने कहा है कि क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स बट विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग, विच हैव नॉट कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग। अब यहाँ क्लास के 2 टाइप्स हैं, एक होता है मेन क्लास और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास क्या होता है, या जिसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, उसका इंडिपेंडेंट मानी होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है या डिपेंडेंट क्लास होता है, उसका माने दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मिसाल उसने यहाँ दिया है, इसने यहाँ बहुत सारे यहाँ एक सेंटेंसेस दिए हैं। जो ये अंडरलाइनर है, ये क्या कहते हैं, अंडरलाइनर क्लास, ये अंडरलाइनर यहाँ है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। मिसाल के लिए यू एडवाइजर, आपने एडवाइस की हैं, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है क्या एडवाइस की हैं। अगर जो ये अब हैं दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स, इसका तो फुल माने है आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए, कि यानी कि पेपर को करने से पहले। यानी कि जो पहला वाला है उसका माने सेकंड वाले पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम पहले वाले को सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जिसका माने निकलता है उसको इंडिपेंडेंट और मेन क्लास कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। हाँ, राइटिंग। हाँ, अब लेटर। लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है। तो मैंने आपको ये भी कहा है कि पहले पहले जो फॉर्मेट था, आजकल वो फॉर्मेट नहीं है। यानी कि आजकल हम वो टू कामा नहीं लिखते हैं, द प्रिंसिपल कामा। आजकल पंक्चुएशन हम किसी जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाली एक जगह इस्तेमाल करते हैं, डियर सर या डियर ब्रदर, वहाँ ही। बाकी किसी जगह हम वो राइट साइड लिखते थे, आजकल वो नहीं लिखते हैं। आजकल बॉक्स टाइप ये लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। बॉक्स टाइप लेटर में हम मतलब वो पैराग्राफ का भी नहीं डालते हैं, हम सीधे लिखते हैं। अगर उसका भी टाइम हमें मिला तो वो भी मैं आपको दिखा। जैसे कि यहाँ उसने लिखा है, यू कैन सी, सीधे यहाँ लिखा है इसने, यानी कोई पैराग्राफ की जगह नहीं डाली है, कोई ऊपर नहीं लिखा है, कोई नीचे नहीं लिखा है, कोई लेफ्ट साइड नहीं लिखा है, सीधे ये राइट साइड नहीं लिखा है, सब का सब उसने लेफ्ट साइड ही लिखा है। फिर से प्रोनाउंसिएशन, तो क्या कर ऐसा ही लिखना होगा? नहीं, हाँ हाँ, जो नया तरीका है वही लिखना है, ओल्ड वाला नहीं। अब आपको हर कोई चीज़ लेफ्ट साइड लिखना है। ये भी मैं, अगर मैंने कहा ना, अगर टाइम मिला तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लेटर के 2 किस्म होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल हम अपने जो हम मतलब जो स्ट्रेंजर्स हो गए या जो हमसे बड़े हो गए उनके लिए हम फॉर्मल लिखते हैं, इनफॉर्मल हम अपने के लिए लिखते हैं। तो जो नया फॉर्मेट है वही आपको अप्लाई करना है, यानी कि कोई पंक्चुएशन नहीं, हर कोई चीज़ लेफ्ट साइड लिखना है, बॉक्स टाइप लिखना है। नया यही है, यही लिखना है, पुराना नहीं लिखना है। समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट सर थोड़ा। फॉर्मल फॉर्मेट जो है, सर फॉर्मल फॉर्मेट जो है वो थोड़ा समझाइए।
फॉर्मल और इनफॉर्मल का दोनों का लगभग फॉर्मेट सेम है, लिखने का तरीका तो सेम है, मगर फ़र्क कहाँ है? फॉर्मल में हमें रूल्स का मतलब ख्याल रखना होता है, हमें लैंग्वेज का ख्याल रखना होता है, मतलब हमें वहाँ ज़रूर लिखना है सर, हमें वहाँ ज़रूर लिखना है रेस्पेक्टेड सर, हमें ज़रूर वहाँ लिखना है एस्टीम्ड सर, क्योंकि वहाँ मतलब जो आपसे बड़े होंगे या जो आपसे स्ट्रेंजर्स होंगे, इनफॉर्मल में जो आपके अपने होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे वहाँ, वरना तो मतलब अगर हम देखेंगे तो फॉर्मेट वन एंड द सेम है, फॉर्मेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, मगर लैंग्वेज में फ़र्क है, लिखने में फ़र्क है। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। सर जैसे कि हम क्लोज करते हैं ना, लेटर को क्लोज करते हैं ना, हाँ, फॉर्मल लेटर जो है वो कैसे क्लोज करें हम? फॉर्मल में हम वही लिखते थे जो आप पहले से लिखते, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, फिर आप राइट में लिखना है लेफ्ट में? सब लेफ्ट में, राइट में कुछ नहीं लिखना है, लेफ्ट में मैं आपको वो सिखाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा डेट की कैसे लिखना है, नया फॉर्मेट क्या है, पुराना फॉर्मेट क्या है, मगर मैंने आपको कहा है कि उसके लिए मतलब अलग लेक्चर, क्योंकि अगर इस वक्त मतलब ये हाच पाच होगा उससे मतलब मेरा गला भी सूख जाता है, तो आप भी कोई भी समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए भी मैंने शायद वहाँ अपने जो यूट्यूब चैनल है उस लेटर के लिए मैंने शायद वहाँ रखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, मैंने वहाँ स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया है, यू कैन वॉच देयर, आप वहाँ वॉच कर सकेंगे, यू कैन सी देयर।